discuss the second part of the chapter The Kings and Their Kingdoms, class 7th past. प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स मीन्स प्रशस्ति क्या होती है और लैंड ग्रांट्स क्या होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। प्रशस्ति क्या होती है? राजा महाराजा अपने टाइम में अपने बारे में रिटर्न स्टेटमेंट देते थे, उसको हम बोल देते हैं प्रशस्ति। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे किसी की मैरिज होती है तो कार्ड प्रिंट होता है, उस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि किसकी मैरिज है, किसके साथ हो रही है, उसके फैमिली मेम्बर्स का नाम होता है, उसके मदर फादर का, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर का नेम होता है, मीन्स उसकी फैमिली के बारे में लिखा हुआ होता है। सेम ऐसे ही जो प्रशस्ति थी उसमें राजा के बारे में लिखा जाता था कि राजा कैसा है, राजा ने क्या क्या काम किए हैं, राजा के अर्निंग के सोर्स क्या क्या हैं, या राजा ने कितना दान किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जिसमें लिखी जाती थी वो प्रशस्ति होती थी। ये प्रशस्ति वुडन की हो सकती थी, आयरन की हो सकती थी। लैंड ग्रांट्स होता है कि कितना भूमि जो है उसको उस पर उसको टैक्स मिला है या उसने कितनी दान में दे दी है। ग्रांट्स होता है किसी भी चीज़ का दे देना। अब हम डीपली स्टडी करेंगे। प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी रिलेटेड टू। प्रशस्ति पर जो भी लिखा जाता था ये ज़रूरी नहीं था कि वो सारा का सारा सही हो, क्योंकि राजा क्या करते थे, अपनी प्रशंसा के बारे में ही लिखते थे। जो उनके मिसबिहेव होता था अपनी पब्लिक के साथ या अदर कोई फॉल्ट होता था तो वो उसमें राइट नहीं किया जाता था, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant victory warriors. फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, जो राजा होते थे, किंग होते थे, वो काफ़ी डेप्थ देमसेल्फ अपने बारे में लिखते थे एज अ वैलेंट, कि उन्होंने कितना दान दिया है, विक्टोरीज कितनी विजय प्राप्त की हैं युद्ध में, और कितने उसके पास योद्धा हैं, इसके बारे में वो लिखा करते थे। दीज वर कंपोज्ड बाय लर्न्ड ब्राह्मणस। ये किसके द्वारा बनाई जाती थी? जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा ये प्रशस्ति जो है वो बनाई जाती थी, लिखी जाती थी। वो ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन, जो उस टाइम का राजनीतिक के रूप में आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जैसे इस टाइम पर जो HR डिपार्टमेंट होता है वर्क करता है सारा, ठीक है, उसी को एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बोल देते हैं। तो और उस टाइम पर राजा की जो सभा होती थी उसके जो मेंबर्स होते थे वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आते थे। और ये जो था एक लर्न ब्राह्मण, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पर ब्राह्मण, वो इस प्रशस्ति को राइट करते थे। द अचीवमेंट्स ऑफ द नागा भट्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से लिखी जाती थी। मैनी रूलर डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट्स इन द प्रशस्ति। अब यहाँ पर कई रूलर्स के नेम हैं जिन्होंने प्रशस्ति में अपनी अचीवमेंट्स को लिखा, अपनी बड़ाई को लिखा कि उन्होंने क्या क्या अचीव किया है। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्तास रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर। अब जो हमने 6 में क्लास में स्टडी की थी उसमें हमने स्टडी किया कि किस तरह से समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखी। वन प्रशस्ति रिटन इन अ संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। एक प्रशस्ति की और बात की गई जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी और जो कि ग्वालियर में मिली, मध्य प्रदेश। डिस्क्राइब द एक्सप्लॉटिंग ऑफ द नागा भट्टा एज द प्रतिहारा किंग। अब वो प्रशस्ति किसके बारे में थी? वो थी नागा भट्टा के बारे में, और जो नागा भट्टा वो कहाँ के? प्रतिहारा के राजा थे। द किंग्स ऑफ आंध्र, सिंधवा, सिंध, विभ्रा पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ये सभी राजाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग प्रशस्ति लिखवाई। ही वॉन अ विक्ट्री ओवर द चक्र युद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, ही डिफेटेड द किंग ऑफ। अब देखो इसमें जिससे वो हार गए और जिनसे वो जीत गए वो उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। द किंग ऑफन रिवॉर्ड ब्राह्मण्स बाय द ग्रांट ऑफ लैंड। जब प्रशस्ति लिखी जाती थी तो जो राजा लोग, मतलब जो राजा लोग होते थे, राजा होते थे, वो क्या करते थे, जो ब्राह्मण प्रशस्ति लिखते थे उनको वो रिवार्ड देते थे। रिवार्ड मतलब कि पुरस्कार देते थे बाय द ग्रांट ऑफ लैंड, और वो किस में होता था? लैंड में होता था। वो प्रशस्ति लिखने के बदले में
ब्राह्मण्स को लैंड दान में दे देते थे, ग्रांट्स में, कि वो लैंड पर कुछ भी कर सकते हैं। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट, ये उस टाइम पर कॉपर प्लेट में लिखी जाती थी। विच वर गिवन ऑफ दोज रिसीव्ड द लैंड, और विच वर गिवन ऑफ दोज हु रिसीव्ड द लैंड, जो लिखता था उसको लैंड मिल जाती थी। अगर हम थोड़ी डीपली देखें इस प्रशस्ति को, तो इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि इसमें काफ़ी बारीक बारीक हल्का हल्का लिखा हुआ है जो कि राजा के बारे में है। ये जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहा है ये स्टैम्प है। स्टैम्प मीन्स ये जो है सील, जिसको हम आज की लैंग्वेज में बोल देते हैं सील। जैसे अगर आप बैंक से नोट लाते हैं, गड्डी लाते हैं नोट की, तो उसके ऊपर स्टैम्प लगी होती है, कागज़ के ऊपर पिन्स लगी होती है, तो हम कहते हैं सील्स है, तो मीन्स इसके अंदर 100 ही नोट होंगे। ऐसे ही जब आप कोई भी मेडिकल से कोई भी सामान लाते हैं, कोई दवाई लाते हैं, तो उसके ऊपर सील बंद होती है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये बोतल जो है वो न्यू है, क्योंकि इसकी सील बंद है। सेम ऐसे ही प्रशस्ति पर ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है कि सील है, और इसके ऊपर ये जो बना हुआ है आपको एंगल सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं रॉयल। ये रॉयल, रॉयल का मतलब होता है कि राजा के द्वारा लिखवाया गया, रॉयल राजमहल से जुड़ा हुआ। इसके बॉक्स में देख लेते हैं। दिस इज़ द सेट ऑफ द कॉपर प्लेट, इसी के बारे में बताया कि ये कॉपर प्लेट का सेट है रिगार्डिंग टू ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय द रूलर इन द 19th सेंचुरी। इसमें बताया कि 19वीं शताब्दी के अंदर किस तरह से लोगों ने अपनी लैंड को बनाया। रिटर्न पार्टी इन संस्कृत एंड पार्टी इन तमिल। देखो अब इसमें जो लिखा गया है वो संस्कृत में लिखा गया है, और जो अदर पार्टी ने लिखवाया वो तमिल की थी। द रिंग होल्डिंग द प्लेट टुगेदर इज क्योर्ड विद द रॉयल सील। अब देखो जो ये बना किस तरह से हुआ है। ये एक पेज है, ये भी एक, जिस तरह से आप अपनी कॉपी को पिन अप करते हो ना, ठीक है, एक के बाद एक जोड़कर आप इसमें धागा डाल देते हो, सेम ये भी ऐसे ही है। और इस चीज़ को हम बोल देते हैं रॉयल सील, इसको बोलेंगे रॉयल सील। टू द इंडिकेट दैट दिस इज़ एंड द अथॉरिटिक डॉक्यूमेंट्स, ये हमें बताता है कि ये किस तरह से राजा के द्वारा बनवाया गया डॉक्यूमेंट है। अब देखो यहाँ एक और प्रशस्ति का एग्जाम्पल दिया हुआ है। व्हाट वाज द गिवन विद द लैंड, की लैंड कैसे और कितनी दी जाती है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोलास। यहाँ पर चोल राजाओं के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अपनी ग्रांट्स में लैंड को दिया। वी हैव डिमांडेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थन embankment as well as the planting of the thorny bushes. This is what is land containing fruit bearing। देखो यहाँ पर लैंड के बारे में बताया कि कुछ लैंड ऐसी थी जिस पर कि काफ़ी बशेस थे, झाड़ियाँ थी। कुछ लैंड ऐसी थी जिस पर काफ़ी फ्रूट था, वाटर, ऑर्चर्ड, ट्रीज, वेल ओपन स्पेस था। पेस्ट्रीज़ के लिए, पेस्ट्रीज़ कौन से होते हैं, जो गांव में भेड़ बकरियां चराते हैं लोग, जिनको नोमैड्स भी बोल देते हैं, वो लोग गांव में रहते थे, ठीक है। उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफार्म बना हुआ था, कैनल्स थे वहाँ पर, रिवर्स थी, ठीक है, टैंक बने हुए थे, ग्रेनरीज बनी हुई थी, फिश पॉन्ड भी बने हुए थे। ही हु रिसीव्स द लैंड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, ये सारी चीज़ किस लिए बनी हुई थी, क्योंकि राजा इनसे क्या करता था, टैक्स लेता था। ही कम कलेक्ट द टैक्स इम्पोज्ड बाय द ज्यूडिकल ऑफिसर, जो टैक्स लेता था वो कौन होता था, वो ज्यूडिकली ऑफिसर होता था जो कि टैक्स लेता था। द टैक्स इज द betel leaves that on woven cloth as well as on vehicles। देखो जो टैक्स था वो बीटल लीव्स का मतलब होता है जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ियाँ एक के बाद एक निकलती ही चली जाती हैं, सेम वैसे ही जब टैक्स लगता था तो वो इंसानों के कपड़े तक भी, उनकी व्हीकल्स भी सब ले जाता था अपने साथ साथ। ही कैन बिल्ड लार्ज रूम विद द अपर स्टोन्स मेड ऑफ द बेक ब्रिक। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल डग। वहाँ पर क्या था, बड़ा रूम बना हुआ था जो कि स्टेयर्स के ऊपर था, और काफ़ी जो ईंटें थी वो बेक्ड की थी, मतलब बहुत ज़्यादा तपाई हुई थी। ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग
छोटे और बड़े कुएं खुदवाए गए थे। ही कैन प्लांट ट्रीज एंड थॉर्नी बशेस, वहाँ पर बहुत सारे पौधे और कांटेदार झाड़ियाँ लगवाई गई थी। नेसेसरी ही कैन द कैनल्स कंस्ट्रक्टेड इन द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में ये भी कहा गया कि एक बहुत बड़ा तालाब बन रहा है। ही शुड इंश्योर दैट द वाटर इज़ नॉट वेस्टेड दैट द एम्परमेंट आर बिल्ट। अब देखो इसमें ये कहा गया कि जो पानी है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ क्या है, ये सोर्सेस के बारे में बताया। ये भी एक प्रशस्ति है जो कि राजा चोल के द्वारा लिखवाई गई थी। इसके अंदर भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जो कि राजा के बारे में था। अनयूजुअली फॉर द 12th century was a long संस्कृत पोएम containing the history of kings who ruled over the कश्मीर। अब देखो यहाँ पर बताया है कि 20th सेंचुरी में संस्कृत के अंदर एक बड़ी पोएम लिखी गई जो कि राजा पर थी और राजा के रूलों पर थी। और वो राजा के रूल कहाँ चल रहे थे, कश्मीर में। मतलब कश्मीर का जो राजा था उस पर एक पोएम लिखी गई 20th सेंचुरी में जो कि संस्कृत में लिखी हुई थी। इट वाज कंपोज्ड बाय द ऑथर नेम कल्हाना, और जिसने वो पोएम लिखी उसका नाम था कल्हाना। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु राइट द प्रशस्ति ऑफ द कश्मीर किंग, मतलब किसने कश्मीर के राजा पर प्रशस्ति लिखी, तो आप बता सकते हैं कल्हाना। ही यूज टू अ वैरायटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस। अब देखो जो प्रशस्ति लिखी गई उसके ऊपर लिखने वाले जो सोर्सेज थे वो कितने थे, डिफरेंट थे। इंस्क्रिप्शन से लिया गया, डॉक्यूमेंट से लिया गया, आई विटनेस अकाउंट मतलब जिन्होंने उस टाइम का सब कुछ देखा था उनसे पूछा गया, अर्लियर हिस्ट्री में चेक किया गया, ठीक है, जिसके बाद लिखा गया। अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही हैज़ ओपन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। अब जो प्रशस्ति लिखने वाले लोग थे वो भी काफ़ी सारे ऐसे थे जो कि राजाओं के अधीन थे और जो राजा कहते थे वही लिखते थे। स्टूडेंट, अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट समझ आ रहा है, आपको इजी लग रहा है पास्ट को पढ़ना, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर मुझे मोटिवेशन देगा और उन बच्चों की हेल्प करेगा जिनको मैं ये चैप्टर रीड करवाना चाहती हूँ। और आपका सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देगा ताकि मैं आप स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ और काफ़ी अच्छे से चैप्टर समझा सकूं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर मतलब युद्ध का होना, फॉर वेल्थ मतलब पैसे के लिए। उस समय के जो राजा थे वो युद्ध करते थे, किसके लिए, पैसे के लिए। एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे और उन्हें लूट लेते थे। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलर डेंसिटी वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रीज़न। अब देखो हमने यहाँ पढ़ा कि जो राजा लोग थे उनका एक स्पेसिफिक रीज़न था, मतलब वो पूरे के पूरे भारत या पूरे के पूरे वर्ल्ड पर राज नहीं करते थे। उनका अपना ही एक जगह होती थी जिस पर वो राज करते थे। एट द सेम टाइम दे ट्राइड टू कंट्रोल अदर एरियाज, और उसी टाइम पर वो चाहते थे कि वो दूसरे राज्य पर भी क्या करें, कंट्रोल कर लें। वन पर्टिकुलर प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। अब यहाँ पर एक सिटी है कन्नौज जो कि गंगा वैली के पास है, उसके बारे में बताया कि 4 centuries रूलर बिलोंग टू द गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डेंसिटी। यहाँ पर क्या है कि 3 मेन राज्यों के बारे में बताया है जो कि आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तीनों के नाम हैं गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाल डेंसिटीज़। ये तीनों राज्य काफ़ी बड़े थे और आपस में ही फाइट करते रहते थे। इनकी फाइट जो थी वो ऑल ओवर कंट्रोल कन्नौज को कंट्रोल करने में थी। बिकॉज दीज आर द 3 पार्टीज़, ये 3 पार्टीज़ थी, इसलिए इनको त्रिपति स्ट्रगल के नाम से भी पास्ट में जाना जाता है। एज वी विल सी पेज नंबर 62 to 66, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples। अब उस समय के जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि अपनी पावर और जितने भी रिसोर्सेज थे उनसे वो टेम्पल बना देते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम,
जब वो राजा दूसरे किसी भी राजा के राज्य पर अटैक करते थे तो उनका जो टारगेट होता था वो टेम्पल होता था। क्यों? क्योंकि टेम्पल जो था वो काफ़ी एक्सट्रीमली रिच था, उसके पास उस समय पर काफ़ी पैसा रखा जाता था। इसके बारे में हम डीपली स्टडी जो है वो चैप्टर नंबर 5 में करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनवी। यहाँ एक और अब राजा की बात की गई है, सुल्तान। जो सुल्तान था वो कहाँ का था? मोहम्मद ऑफ गजनवी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का जो सम्राट था उस समय वो था मोहम्मद ऑफ गजनी। ही रूल्ड फ्रॉम द 997 टू 1030। उसने क्या किया? 1997 से लेकर 1030 तक एक्सट्रीमली राज किया। उसने जो ओवर पार्ट था सेंट्रल एशिया का उसको अपने कंट्रोल में रखा। ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब ईरान और उसका उत्तर पश्चिमी जो पार्ट था कॉन्टिनेंट का वो भी उसके अंडर आ गया। ही रेडेड टू सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। हिज टारगेट्स वर वेल्थ टेम्पल्स। वो हर साल किसी ना किसी पर आक्रमण करता और उसका जो मेन टारगेट होता था वो हेल्थी टेम्पल होता था। हेल्थी टेम्पल क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो जो भी टेम्पल मंदिर बनवाते थे उसके अंदर काफ़ी पैसा होता था। पैसा इन दी सेंस कैश भी बोल सकते हो, या उसके सोने के दरवाजे होते थे, सोने का घंटा होता था, या सोने की मूर्तियाँ होती थी। वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडिंग कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। अब यहाँ पर जो मोहम्मद गजनी है उसका नाम मोहम्मद गजनी गजनी सिटी की वजह से ही पड़ा, क्योंकि उसने अपनी गजनी सिटी को बनाने के लिए काफ़ी पैसा लगा दिया था। सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल आर जस्ट अ मिनट स्टूडेंट। देखो, सुल्तान मोहम्मद वाज also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Burani to write an account to the subcontinent। देखो यहाँ पर एक अब अल-बुरानी नाम का पर्सन हुआ है, ठीक है, जिसने क्या लिखा है? किताब उल हिंद लिखी है। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु राइट द बुक किताब यू हिंद, तो आपका आंसर आएगा अली बुरानी। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर हिज अकाउंट। इसने संस्कृत के बारे में स्टडी ली। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन द वारफेयर इंक्लूडिंग द चमनास लेटर नोन एज द चौहान्स। देखो, इसके बाद जो राजा हुए वो चमनास थे, जिनका नाम बाद में बदल कर चौहान कर दिया। इन राजाओं की भी ये पॉलिसी थी कि वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करते थे और उसके मंदिरों को लूट लेते थे। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। अब ये जो चमनास हुए थे, जिनको हमने बाद में चौहान्स का नाम दिया, इन्होंने दिल्ली और अजमेर पर राज किया। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू वेस्ट एंड द ईस्ट। ये हमेशा शौक भी करते थे कि उनका कंट्रोल पश्चिम और पूर्वी क्षेत्र पर भी है, यानी वेस्ट एंड ईस्ट में भी है। वेयर दे वर अपोज्ड बाय द चुल्कास ऑफ द गुजरात एंड द गढ़ियाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। द बेस्ट नोन ऑफ चमनास रूलर वाज पृथ्वीराज। अब यहाँ पर नाम दिया है कि जो चौहानों के रूलर्स हुए हैं, राजा हुए हैं, उनमें से पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक राज किया। हु डिफेटेड एन अफगान रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गोरी, जो कि मोहम्मद गोरी से 1191 में अफगानिस्तान में हार गया। लॉस्ट ऑफ दे वर नेक्स्ट ईयर इन 1192। एक साल तक युद्ध चला और उसके बाद वो हार गया। यहाँ पर देखो, आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एक बॉक्स में। लुक एट द मैप अगेन द डिस्कस वाई द चमनास मे हैव वांटेड टू देयर एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कहा है कि आप इस मैप को दोबारा से देखो और बताओ कि यहाँ पर जो है चौहान्स लोग हैं उनकी डेंसिटी कहाँ पर है। तो देखो, चमनास ही चौहान्स बने थे, तो नेचुरली है ये जो हमें ये एरिया दिख रहा है चमनास का, ठीक है, यही जो एरिया है वो चौहान्स का है।
मे बी स्टूडेंट आपको चैप्टर क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको चैप्टर क्लियर हो रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ए क्लोजर लुक द चोल्स, मतलब जो चोल लोग हुए, चोल डेंसिटी हुई, उस चोल डेंसिटी ने कहाँ कहाँ पर कितना राज किया वो हम इस मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये जितना भी मैप है ये सारा का सारा चोलोस का किंगडम था। स्टूडेंट में भी वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो रही है तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फ्रॉम द उरैया टू द तंजावर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक स्टूडेंट आप अच्छे से इस वीडियो पार्ट 2 को देखिए, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।